गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने किया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के टाइप्स, शुरू किया था हमने टॉपिक, और उसमें हमने किया था स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से एक फेस को दो अलग अलग फेस बनाकर हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की दो वाइंडिंग की थी, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, और कैसे उनसे हमने दो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त किए थे ताकि हमारा जो रोटर है वो घूम सके, हमारी जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर वो सेल्फ स्टार्ट हो सके। क्योंकि रोटर को घुमाने के लिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए जिसकी नेचर रोटेटिंग हो। तो उसी टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है। आज हम एक अलग प्रकार की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर करेंगे, शेडेड पोल मोटर। अगर इसकी बात करें हम कि सेल्फ स्टार्टिंग के लिए इसमें घूमने वाला जो फ्लक्स है वो कहाँ से मिलेगा, तो इसमें जो हमारी स्प्लिट फेस मोटर थी उस जैसा कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए अलग ही तरीका अपनाएंगे हम, और उसी तरीके को हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी शेडेड पोल मोटर है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी और वो कैसे वर्क करेगी, कैसे वो सेल्फ स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेडेड पोल मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, जो शेडेड पोल मोटर है उसमें जो हमारा स्टेटर है वो उभरे हुए पोल हुआ करते हैं, उसके सैलिएंट पोल के स्टेटर के अंदर सैलिएंट पोल हुआ करते हैं, उभरे हुए पोल। लेकिन अगर इन पोल की बनावट देखें, ये आम पोल से कुछ हटके हुआ करते हैं। वो कैसे? यहाँ पर जो इसके पोल हैं, उभरे हुए पोल हैं, वो बिल्कुल एक पोल ना होकर हमने उसमें एक कट लगाया हुआ है, एक ग्रूव बनाया हुआ है, और वो ग्रूव बनाने के बाद ये जो मेन पोल है इसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। जैसे ये ग्रूव हम लगाएंगे तो ये दो ग्रूव होगा हमारा बिल्कुल सेंटर में ना होकर, एक तिहाई हिस्सा इस तरफ रहेगा और दो तिहाई हिस्सा इस तरफ रहेगा। इस प्रकार से हमने ये मेन पोल के अंदर एक ग्रूव बनाना है कि एक तिहाई हिस्सा एक तरफ रहे और दो तिहाई हिस्सा एक तरफ रहे। अब अगर कंस्ट्रक्शन में आगे बात करें, इस पोल के ऊपर एक तो हमारी सिंगल फेस एसी सप्लाई की मेन वाइंडिंग होगी। ये दो पोल की मोटर भी हो सकती है और चार पोल की। डायग्राम के हिसाब से मैंने दो पोल की मोटर ली है। मेन पोल के ऊपर हमने सिंगल फेस की वाइंडिंग की हुई है, और जो हमारा कट के बाद जो दूसरा छोटा पोर्शन है उस पे मैंने क्या किया हुआ है, एक कॉपर की रिंग ली है या एक कॉपर की कॉइल ली है जिसमें केवल एक ही टर्न होगा, और वो कॉपर की रिंग, कॉपर का जो छल्ला है, रिंग है, वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और ये जो कॉपर की रिंग होगी ये कहलाएगी शेडिंग कॉइल। और जैसे कि ये शेडिंग कॉइल इस पोर्शन के ऊपर डालेंगे तो पोल के इस हिस्से का नाम भी हो जाएगा शेडेड पोल। अब ये जो हमारा जो पोल है वो दो हिस्से हो गए इसके, ये हो गया मेन पोल, और जिसके ऊपर शेडिंग कॉइल डाली है वो हिस्सा हो गया शेडेड पोल, और इसी के नाम से इस मोटर का नाम है शेडेड पोल मोटर। तो इस प्रकार से हमारी कंस्ट्रक्शन में जो हमारा स्टेटर है उसके अंदर जो मेन पोल होंगे वो सैलिएंट प्रकार के होंगे, उभरे हुए होंगे, और मेन पोल को हमने एक कट के द्वारा दो हिस्से बना देना, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। बड़े हिस्से पर मेन सिंगल फेस की एसी वाइंडिंग लपेटेंगे हम, और जो हमारा छोटा पोर्शन है उस पर कॉपर रिंग डाल देंगे, शेडिंग कॉइल कहलाएगी ये रिंग, और उसी के नाम से ये हमारा शेडेड पोल कहलाएगा। अगर रोटर की बात करें, रोटर इसका बाकी मोटर्स के अनुसार ही स्क्विरल केज टाइप मेरा रोटर होगा। तो ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब बात आती है कि ये मोटर वर्क कैसे करेगी, इसमें एक घूमने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे क्रिएट होगा और कैसे उसके कारण हमारा रोटर अपने आप घूमना शुरू करेगा। तो बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही सिंगल फेस सप्लाई इस मोटर को दी जाएगी, और मैं बता देता हूँ सिंगल फेस जो सप्लाई होती है उसकी नेचर अल्टरनेटिंग हुआ करती है, वो समय के साथ अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलती है, अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है वो। जैसे ही एसी सप्लाई मेन फील्ड को, जो मेन पोल है हमारे,
उनके ऊपर जाएगी तो ये पोल जो हमारे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेंगे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा इनके अंदर, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो पैदा होगा इन पोल्स के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा नज़र डालेंगे हम कि यहाँ पर जो शेडिड कॉइल है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये जो मेन पोल में इस सिंगल फेस वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स पैदा होगा वो हमारा मेन फ्लक्स होता है। सिंगल फेस एसी सप्लाई के कारण जो मेन पोल के अंदर फ्लक्स पैदा होगा वो हमारा मेन फ्लक्स होगा। अब दूसरा फ्लक्स कौन सा होगा, मैंने पहले ही बताया कि 2 फ्लक्स की ज़रूरत होती है हमें, और वो भी रोटेटिंग, तब जाकर हमारा रोटर घूमेगा। अब थोड़ा नज़र डालेंगे हम, जैसे ही इस पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का नेचर भी कैसी होगी, अल्टरनेटिंग, क्योंकि हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई इसको दी है, तो जो मेरा फ्लक्स होगा उसकी नेचर भी अल्टरनेटिंग ही होगी। अब इस पोर्शन पे शेडिड पोल के वाले पोर्शन पे हम आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला नियम क्या है कि यदि कोई चालक फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में ईएमएफ पैदा होती है, क्योंकि ये जो कॉपर रिंग है इस पोल के हिस्से पर लिपटी हुई है, तो इस पोल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, मतलब वो बार बार बदलता है, जबकि हमारी जो कॉपर रिंग है वो स्थिर है। तो क्या होगा, ये जो घूमने वाला फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, इस कॉइल को काटता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार क्या होता है, उस फ्लक्स जब इस कॉइल को काटेगा तो इस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ये जो कॉइल है इसमें ईएमएफ पैदा होगी, और क्योंकि ये जो कॉइल है ये शॉर्ट है, सर्कुलर है ये, तो इसमें एक करंट गुजरना शुरू हो जाता है। और जब किसी चालक में करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे ही हमने मेन पोल को सिंगल फेस की सप्लाई से जोड़ दिया तो मेन पोल में एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होगा जिसको मेन फ्लक्स का नाम दिया है, और उस मेन फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हमारी ये जो कॉइल है, शेडिंग कॉइल जो है, इसमें ईएमएफ पैदा होगी और इसमें से भी करंट गुजरना शुरू होगा और इसका अपना एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। और इस कॉइल का जो फ्लक्स होगा उसको मैंने नाम दिया शेडिड फ्लक्स, φs। अब हमारे पास ये 2 फ्लक्स हैं, एक मेन फ्लक्स और इस शेडिड कॉइल का फ्लक्स। अब अगर इनकी नेचर की बात करें कि जो मेन फ्लक्स है और ये शेडिड कॉइल का फ्लक्स है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेशन में होंगे, तो लेंज का नियम आपको बताया हुआ है कि किसी भी चालक में यदि ईएमएफ पैदा होती है तो अपने ही पैदा होने वाले कारण का हमेशा विरोध करती है। तो यहाँ पर जो शेडिंग फ्लक्स पैदा हुआ है, हमारा शेडिड फ्लक्स पैदा, वो किस कारण हुआ है, मेन फ्लक्स के कारण पैदा हुआ है वो। तो इसलिए ये जो शेडिंग फ्लक्स है ये हमेशा मेन फ्लक्स का अपोज करेगा, विरोध करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। अगर वो घटेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा होगा तो ये घट जाएगा। इसका नेचर जो शेडिड फ्लक्स है इसकी नेचर हमेशा मेन फ्लक्स के अपोजिट रहेगी, अकॉर्डिंग टू लेंज के नियम के अनुसार जो शेडिड फ्लक्स है वो हमेशा मेन फ्लक्स को अपोज ही करेगा। तो इसी सिस्टम को हम यहाँ चेक करेंगे कि कैसे ये काम करेगा। जैसे ए सिंगल फेस एसी सप्लाई दी गई है, अब इस एसी सप्लाई पर मैं मानता हूँ एक T1 पॉइंट है, एक T2 पॉइंट है, एक T3 पॉइंट है। हम ये देखेंगे कि जब ये हमारी सप्लाई T1 पे होगी तब क्या होगा इन पोलों के अंदर, T2 पे होगी तो इस पोल के अंदर क्या रिएक्शन होगा, T3 पे होगी तो पोल के अंदर कैसा रिएक्शन होगा। तो T1 पॉइंट पे लेते हैं, अगर मैं ये 0 पॉइंट है, अब अल्टरनेटिंग फ्लक्स की बात करता हूँ मैं, 0 से शुरू होगा तो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। मान लीजिए T1 पॉइंट पे है, T1 पॉइंट पे इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो मेरा मेन फ्लक्स है उसकी पोजीशन क्या है, ये इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है। 0 से शुरू हुआ और T1 पर ये इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है आगे तक। तो जब मेन फ्लक्स T1 पॉइंट पे जो मेन फ्लक्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और जब वो इंक्रीजिंग मोड में होगा तो जो मेरा शेडिंग फ्लक्स है
मैंने पहले बताया कि जो शेडिड फ्लक्स है वो हमेशा मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। यहाँ पर मेन फ्लक्स क्या है, वो इंक्रीजिंग मोड में है, और शेडिंग फ्लक्स क्योंकि इसके अपोजिट है तो वो क्या होगा, शेडिंग फ्लक्स जो है वो कम होने की कोशिश करेगा। तो T1 पॉइंट पे मैंने मेन पोल के दोनों हिस्सों को इसी तरीके से दिखाया है। ये जो लाइंस है ये मेन फ्लक्स की लाइंस है, ये जो लाइन है ये शेडिड फ्लक्स की लाइन है। अब T1 पे जैसे मैंने बताया मेन फ्लक्स इंक्रीजिंग मोड में है, तो यहाँ पर देखो जो फ्लक्स की लाइनें कितनी कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा है मेन फ्लक्स। लेकिन इसी पॉइंट पर मैंने बताया कि जो शेडिड फ्लक्स है ये मेन फ्लक्स का हमेशा अपोज करता है, तो इसलिए ये बहुत कम होगा। सिर्फ मैंने इसको 2 लाइन से दिखाया, यहाँ पर जो मेरा फ्लक्स है बहुत कम है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं कि मेरा जो मेन फ्लक्स है वो कहाँ पर करता है, यहाँ पर मेरे मेन फ्लक्स का एक्सिस होगा, यहाँ पर अब इस पॉइंट पर मेरे मेन फ्लक्स का अब एक्सिस हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, अब मैं T2 पॉइंट नंबर T2 यहाँ पर जाकर मैक्सिमम पोजीशन आ जाती है और कुछ समय के लिए जो फ्लक्स है वो स्थिर हो जाता है। यहाँ पर T1 से आगे T2 पर क्या जाएगा, यहाँ पर एक कुछ समय के लिए जो फ्लक्स है वो स्थिर होगा, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। उस समय पे क्या होगा, जब फ्लक्स ही मेरा अल्टरनेटिंग नहीं है, फ्लक्स ही मेरा जीरो है, मतलब चेंजिंग नहीं है, तो जो मेन फ्लक्स वो पूरे पोल में एक जैसा रहेगा, क्योंकि शेडिड फ्लक्स तो वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय के लिए जो मेरा मेन फ्लक्स है वो रुका हुआ है, रोटेटिंग नहीं है। तो पूरे पोल में चाहे वो शेडिड पोर्शन हो चाहे वो अनशेडिड पोर्शन हो, सभी में बराबर रहेगा। जो सभी जैसे मैंने दिखाई है सभी फ्लक्स की लाइंस की एक दूसरे से दूरी एक समान है, और यहाँ पर शेडिड फ्लक्स मैंने दिखाया ही नहीं है, क्योंकि शेडिड फ्लक्स तब होता है जब फ्लक्स मेन फ्लक्स चेंज होता है। मैंने कुछ समय के लिए माना है कि T2 पे एक बार मैक्सिमम पर पहुंचकर कुछ समय के लिए जीरो हो जाता है वो, तो यहाँ पर मेन फ्लक्स एक जैसा रहेगा। और इस समय जब मेन फ्लक्स ही सारे पोल में होगा तो मेन फ्लक्स का एक्सिस मेरा सेंटर में आ जाएगा। पहले इस सिरे पर था, अब जो मेरा मेन फ्लक्स का जो एक्सिस है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पर फाई T2। अब थोड़ा और आगे लेते हैं T3 पॉइंट। T3 पॉइंट में क्या होता है, देखो मैक्सिमम पर जाने के बाद अब ये घटना शुरू हो जाता है। जो मेरा मेन फ्लक्स है वो घटना शुरू होगा, परिवर्तन तो रहेगा क्योंकि वो अल्टरनेटिंग है, लेकिन नेचर कैसी रहेगी, वो मेन फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मेन फ्लक्स डिक्रीज होगा तो वैसे मैंने पहले ही बताया है कि लेंज के नियम के अनुसार जो शेडिड फ्लक्स है वो उसका अपोज करेगा, उसका विपरीत होगा। तो मेन फ्लक्स अगर कम होगा तो उसका मतलब क्या है, शेडिड फ्लक्स मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी को मैंने जो मेन फ्लक्स है इस पोर्शन में देखो बहुत कम दिखाया हुआ है, और क्योंकि शेडिड फ्लक्स मेरा ज़्यादा है, यहाँ पर देखो शेडिड फ्लक्स जो पोजीशन यहाँ मेन फ्लक्स की ज़्यादा थी वो अब जाकर शिफ्ट हो गई है शेडिड फ्लक्स में। शेडिड फ्लक्स मेरा ज़्यादा है। अगर इसको मैं मेन एक्सिस देखूँ, अब इस पॉइंट पर मेरा मेन फ्लक्स एक्सिस आ गया। अब तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि तीनों कंडीशन में जो मेरा मेन फ्लक्स है वो कैसे रोटेट हुआ, ये मान लीजिए मेरा रोटर है और रोटर के ऊपर ये फ्लक्स है। अगर मैं T1 पोजीशन देखूँ तो मान लीजिए मेरा इस पॉइंट पर है, यहाँ पर, फिर मैक्सिमम पोजीशन पर यहाँ पर आ गया वो, और जब तीसरे पॉइंट पर गया तो ये यहाँ पर आ गया। फ्लक्स का जो मेन एक्सिस था पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूँ तो मुझे कैसा नज़र आएगा, ये एक से लेकर ऐसे आगे की तरफ घूमता हुआ मेरा फ्लक्स नज़र आएगा। तो ऐसे शेडिंग कॉइल्स के द्वारा मैंने क्या किया है, जो मेरा मेन फ्लक्स था वो रोटेटिंग नेचर में अब मुझे मिला है, जो पहले इस पोजीशन से दूसरी, दूसरे, तीसरी और इस प्रकार से वो घूमता रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, पिछले टॉपिक में भी कहीं हम कर चुके हैं कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो रोटेटिंग फील्ड को पकड़ने की कोशिश करता है और उसी की तरफ घूमना शुरू कर देता है। जब मेन फ्लक्स मेरा यहाँ पर दिखाया मैंने क्लॉकवाइज मेरा फ्लक्स घूमता है तो रोटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो रोटर भी मेरा इसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा और हमारी जो शेडिड पोल मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी और इसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारी शेडिड पोल मोटर है
उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देख लिया कि जो मेन पोल है वो 2 हिस्सों में हमने कर दिया है, एक शेडिड पोर्शन क्योंकि इसके ऊपर शेडिंग कोयल डाली है मैंने, और दूसरा पोर्शन अनशेडिड पोर्शन होगा, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा। रोटर मेरा स्क्विरल केज है। मेन पोल पर सिंगल फेस AC सप्लाई दी जाएगी, शेडिड पोल पे एक कॉपर की रिंग चढ़ा दी जाएगी, और अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण किस प्रकार से मेन मैग्नेटिक फ्लक्स शिफ्ट होगा, कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो सारा इस प्रकार के डायग्राम में हमने चेक किया है। अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें, इस मोटर का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है और ये बहुत ही छोटे साइज़ की बनाई जाती है क्योंकि इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होती है और इसका साइज़ भी हम छोटा रखते हैं। आमतौर पर ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, हेयर ड्रायर वगैरह में, एग्जॉस्ट फैन में, छोटे पंखों में, AC वगैरह के छोटे पंखों में, कंप्यूटर वगैरह में, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था शेडिड पोल मोटर, और इसमें हमने देखा है कि फेस को स्प्लिट किए बिना एक शेडिड पोल के द्वारा कैसे हम अपनी इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।